हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं? अगर मैं मना करूंगी तो नहीं बताएगी, सच बताइए। मैम मैं तब भी बताऊंगी। बस फिर बता दे। मैम आज ना मैं स्कूल से छुट्टी करके सरका घाट गई थी, मुझे काम था ना बैंक तुझे का काम अपने था? का। क्या हुआ मैम? तुम्हें काम था, तुम्हें भी काम है? यस मैम। अच्छा फिर? बैंक का काम था ना मैम, तो मेरा भी था, मम्मा का भी था, पापा का भी था, तो मैं तीनों करवा के आ गई ना। अभी आई हूँ जस्ट, अभी 5 मिनट। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना चल चल के। और मेरे फ्रेंड के पापा की गाड़ी में आए ना, क्योंकि रोड्स तो यहाँ पे खराब हो गए हैं, तो फिर गाड़ियां तो आ नहीं रही, बसेस वगैरह। तो मैम मैं ना पीछे जैसे उतर गई, मैंने उनको बोल दिया, मैं कि अंकल पीछे जैसे उतार दो ना। हमारी लोकल टीचर है ना मैम, इंग्लिश की लेक्चरर। मैंने कहा, मैं क्या मैम देखेंगे ना इधर, तो मैम डांटेंगे, बोलेंगे सरका घाट घूमने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। और मैम मैं मेरा सामान रह गया था मेरे दोस्त के पास, तो मैं दोबारा गई। और मैम से बचना चाहती ना, पर मैम ने मेरे को फिर भी देख लिया। ऐसे होता है, जिससे बचने की कोशिश करो वो देखिए, मौत से कौन बच सकता है, मौत तो आएगी। अब, अब कल मैम ना इतने टॉन्ट मारेगी ना। मारेगी नहीं, मारेंगे बेटा, इज्जत दे ले, नहीं पसंद है तो क्या हुआ, इज्जत तो दे दे, तो नहीं मारेंगे। मैम, मेरी बुआ ही लगती है। अरे तो इज्जत नहीं दोगी बुआ को, फिर तो और इज्जत दे नहीं भाई। दूंगी पर, नहीं दूंगी पर बहुत ज्यादा फ्रैंक है ना बुआ के साथ तो। फिर भी इज्जत दे, बाकियों के सामने तो दे दो कम से कम। ये देखो, इसको देखो, ये नमूनी। अच्छा, इसलिए पैर में दर्द हो रहा है। मैं वही सोचू, गाड़ी में गई थी तो इसके कौन से, इसने चलाई थी क्या गाड़ी, इसके क्यों पैर में दर्द हो रहा है? नहीं मैम, तो ऊपर नीचे भाग दौड़ करी ना, तो दर्द हो गया। हाँ ये तो है, असाइनमेंट में मार्क्स तो कटते हैं, ये तो बहुत ही कटते थे। मेरे तो मैम ना अगर एस भी नहीं लगाया हो ना, तो 1 मार्क्स पूरा काट देते हैं मैम। और रिश्तेदारी टीचर होना तो थोड़ा ज्यादा गुस्सा निकल जाता है। अरे अच्छा, तेरी मम्मी ने कल फोन नहीं उठाया, तेरी मम्मी ने कल ऐसा फोन फोन नहीं करना उठाया, कि एक नंबर। होम वालों को तो एक्स्ट्रा डोज मिलेंगे। वही ना, तेरी मम्मी ने फोन नहीं उठाया, एक नंबर और काटूंगी। अच्छा, तुमने घर पे खाने पे नहीं बुलाया, 3 नंबर काटूंगी आज। फिर मैम बोलते हैं ऐसा कि अगर ऐसा करूंगी ना तो तू परफेक्ट हो जाएगी और तेरे को पूरे नंबर आएंगे। मैं क्या, ऐसा थोड़ी ना होता। नो कमेंट, देखो कह नहीं सकते अब, क्या पता, अब तुम बात भी ऐसी कर रही हो, बुआ बोल रही थी तो हो सकता है बुआ भी ऑफेंडेड हो गई। अच्छा बदतमीज है, रुक तेरे नंबर काटूं। चलो, ऑल राइट, तो आगे चलते हैं। कौन से चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था कल? मैम इकोसिस्टम। 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 तो आज हम कोशिश करेंगे प्रोडक्टिविटी पढ़ने की, ठीक है? प्रोडक्टिविटी प्लस डिकम्पोजिशन, दोनों से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? और इजी है ये, कोई मुश्किल है नहीं, तो मजे आएंगे, ठीक है? तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, फटाफट, तुम्हें पता है एक्टिविटी, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में व्हाट यू आर ग्रेटफुल टू। पहले कॉपी पे लिखो है बायो की, 1 मिनट है, कॉपी पे लिखो अपनी, फटाफट 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 फटाफट। स्टार्ट। पहले कॉपी पे, जब मैं बोलूंगी तब इस पे। कॉपी पे लिखेगी सब, आप किसके लिए ग्रेटफुल हो। मैं तो इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ओके चलो भाई, चैट बॉक्स में व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ओके, माई सेल्फ। ओके नेहा, today I'm grateful that I have a wonderful day and I have my books. Okay Vishal, today I'm grateful to have my life. Okay Tanya, मैम आज हमें समोसा खाने को मिला तो आज के दिन बहुत अच्छा रहा हमारा केमिस्ट्री वाले सर के कारण। अरे वाह दीक्षा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो चटनी मिली थी? नो मैम। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले। टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव ईटन मोमोज। कितने दिन हो गए, फिर तुमने यार बात कर ली खाने की। मैम मैंने ना 2 प्लेट मंगवाई थी। हमने भी दो दो। मैम मेरे से एक भी नहीं खाई जाती और
मुझे याद दिलाना सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चन इन्हीं से पूछने हैं। टुडे आई एम, अच्छा सुनिधि, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। ओके सुनिधि, कौन से सब्जेक्ट का था? मैम फिजिक्स। बढ़िया रहा। कौन सा टॉपिक था? मैम ऑप्टिक्स करवा रहे हैं ना वो। यार रे ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना। मेरे Yes. को होता है। मैम बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ मेरे को समझ भी शायद वही आता था, इसलिए इंटरेस्टिंग था, पर मजा आता था। गुंजन, आई हैव अ टीचर लाइक अजीत सर। ओ कौन से सब्जेक्ट की टीचर है बेटा? मैम केमिस्ट्री। अरे वाह, अच्छा पढ़ाते हैं। यस मैम। गुड। टुडे आई एम, अच्छा श्रुति इज गुड, गुड लाइक गुड। टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ सेटिस्फाइंग डे। प्रकृति का अच्छा दिन था। टीना हैप्पी है क्योंकि उसकी लाइफ हैप्पी है। टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव ईटन पिज्जा। कपूर पल्लवी ने पिज्जा खाया। तुम सबका बेटा इन्हीं हरकतों की वजह से नरक में जाओगे सारे जो तुम अपने टीचर को चिढ़ा रहे हो। Have a big goals. Okay, Arishi. Good. Have a life. Today I'm grateful that I have a best teacher like you. Okay, Shagun. Thank you. Today I'm grateful that I have helpful and supportive parents. Okay, Sneha. That's good. Supportive parents तो होने चाहिए. Today I'm grateful that I have a very good teacher because मैम ने आज टेस्ट नहीं दिया. अरे अरे वाह, मजे हो गए तेरे. सत्ता. जगदीश, I'm grateful that I have eaten samosa. ठीक है, खाओ ना, ब्रैक क्यों करते हो? टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ गुड स्लीप आफ्टर स्कूल। यार हर्षे, स्लीप का तो अपना मजा है। आज मुझे सुबह अच्छी स्लीप आई थी। टुडे आई एम ग्रेटफुल आई हैव अ बेस्ट इंग्लिश टीचर। ओके भूमिका, नाम क्या मैम का? सर है मैम है? भूमि, यस मैम। मैम है या सर है? मैम ओके ग्रेट। रश्मि वैद। टुडे आई एम ग्रेटफुल, रश्मि मैम। ओके टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव वन फ्री क्लास फॉर गॉसिप। क्या बात है बेटा, शाबाश सल्ला। गॉसिप का मजा तो होता है, देखो करनी चाहिए थोड़ी बहुत। भूमि, सपोर्टिव फैमिली, ग्रेट, बिकॉज आई हैव अ ग्रेटफुल मम्मी पापा। ओके गुड। मीनाक्षी, प्रिया, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फ्रीडम। यस प्रिया, फ्रीडम तो है। टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ बेस्ट टीचर। ओके नीलम, टुडे आई एम ग्रेटफुल बिकॉज देयर इज अ फेयर। अच्छा फेयर लगा वहां पे पूजा। ओके तन्वी, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ बेस्ट केमिस्ट्री टीचर। ओके तन्वी, सपोर्टिंग पेरेंट्स। ओके कृतिका, so we have things to be grateful. Today I am grateful that I have dreams, like जॉब करना, फैमिली प्लान्स, ये जब जो सब चलता रहता है उसके अलावा भी आई हैव ड्रीम्स। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जॉब है तो लाइक हाँ मेरा सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टीचिंग करती हूँ लेकिन मेरी ड्रीम जॉब नहीं आई है, ठीक है। तो आई हैव स्टिल हैव ड्रीम्स, आई हैव डिजायर टू फुलफिल दोस ड्रीम, कि उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं। तो मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास अभी भी सपने हैं, तो वो मुझे एक्टिव रखते हैं। जैसे मैं सुबह उठ के वर्कआउट आज मैंने छोड़ दिया था, मैं कहा सो जाते हैं, लेकिन मैं सो भी गई, लेकिन मैंने उठ के फिर दोबारा से अपना योगा किया कि नहीं यार अपने ड्रीम्स के लिए हर रोज मेहनत तो करनी चाहिए। सो आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव ड्रीम्स। सो ग्रेट। चलो सो आज का हमारा पता चल गया इनको, मैंने क्लास स्टार्ट की। सो आज का हमारा वही है, एनसीईआरटी फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। आज टॉपिक करेंगे हम प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे पास मौका मिला तो हम करेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है। इंट्रोड्यूस करा देंगे एटलीस्ट डिकम्पोजिशन। ओके यो एक तो इसमें प्रोडक्टिविटी में कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ये ना अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। देखो प्रोडक्टिविटी तुम कर लोगे, इसमें ना अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन हो जाती है, टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें टर्मिनोलॉजी समझनी है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। तो 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। डिकम्पोजिशन में लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी है, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि स्टेप्स में किसका क्या मतलब है। तो इससे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 8 मार्क का पेपर आज हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग कर चुके हैं, साथ में आज हम चल रहे हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ। तो चलो प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म इकोसिस्टम दी थी एजे टेंसली ने, देखो जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे किसी साथ में करेगी, ठीक है। अभी कोई भी हेल्थ बुक निकालोगे तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले वो साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। इसका रूल है एक्चुअल में, देखो कैसे साइंटिस्ट के नाम कौन कौन से पढ़ने, क्योंकि बहुत सारे हैं यार और सारे थोड़े याद रहते हैं। तो सबसे पहले आप कौन से लर्न करोगे, कौन से करोगे? एनसीईआरटी। हाँ मेंशन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो पहले इस बार और हमारी जब सेकंड रिवीजन हो जाएगी ना, तब तक आप सिर्फ एनसीईआरटी करोगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड रिवीजन के बाद अब तो थर्ड रिवीजन करोगे, इंटरेस्ट में आप लोग थर्ड रिवीजन करोगे, बायो की तो पक्का होगी, गारंटीड है। तो थर्ड रिवीजन जब हम करेंगे तब हम किसकी रिवीजन करेंगे, तब हम करेंगे जो साइंटिस्ट का नाम मेंशन है इन पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर आप में एनर्जी बन रही है तो आप फिर एक्स्ट्रा कर लेना, ओके। यो मैम।
तो एजी टेंसली है जिन्होंने ये टर्म दी थी इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। 4 मार्क का क्वेश्चन तो यही हो गया, राइट। डन। यो मैम। चलो अब देखो, 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है खाना बनाया। अब इकोसिस्टम में खाना कौन बनाता है? प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ, है ना। प्लांट्स भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ना। यो मैम। कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, केमिकल एनर्जी की मदद से भी खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने वाले प्रोडक्टिविटी। तो मुझे बताओ कि खाना तो हम भी अपने घर में बनाते हैं, तो हम प्रोड्यूसर क्यों नहीं है? मैम हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। माय क्वेश्चन इज कि खाना बना बोल रहे हो ना, तो प्लांट ने खाना बनाया, मैं भी तो किचन में खाना बना रही हूँ, तो मैं producer क्योंकि वो नेचर के थ्रू खाना नेचर का यूज करके बनाते हैं। और हम प्लांट्स के वगैरह से रहते हैं। तो मैं भी तो वहीं से सारा सामान लाके बनाती हूँ। हाँ तो बोलो। मैम हमें बहुत खाया मिलता है ना। बॉडी के अंदर बनाते हैं मैम, क्योंकि प्लांट्स बनाते हैं, क्योंकि नेचर पर डिपेंड है। मैं खाना कुक करती हूँ, लेकिन वो खाना सिंथेसाइज कर रहा है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कुक एंड सिंथेसिस। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है वो एनर्जी को इकट्ठा करके बनाते हैं, जैसे सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, बॉन्ड्स में उसको स्टोर करते हैं। मैं जो खाना बना रही हूँ ना, मैं कुक कर रही हूँ, मैं वो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर रही, मैं तो बने बनाए बॉन्ड्स को लाके तोड़ के उसमें से एनर्जी जनरेट कर रही हूँ। ठीक है। तो सिंथेसिस फूड की सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं। क्लियर? यो मैम। हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, और जब खाना बनता है तो उस खाने से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी सारे इकोसिस्टम में घूमती है, उसकी बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। फिर हम बात करेंगे कि अगर सारे सिस्टम में एनर्जी घूम रही है, फिर सबकी डेथ भी तो होती है ना। तो डेथ होने के बाद बॉडी का क्या होता है, उसमें हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ये न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब कहाँ जाता है। अगर मेरी बॉडी डिकम्पोज होगी, मिट्टी में जाके घुल गया है ना, एक बार सबने मिट्टी हो जाना है, जब हम मिट्टी हो जाते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है। यो मैम। तो चलते हैं हम लोग इकोसिस्टम की अगर बात करें तो देखो, इकोसिस्टम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इकोसिस्टम एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। सही बात है। यो मैम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये तो हमने वैसे उसमें भी करा था ना कल एनसीईआरटी में। यो मैम। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा, एक्वेटिक में जो पानी के अंदर रहता है, राइट। अब छोटी सी बेसिक टर्म समझ लेते हैं, ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि ये हमको बार बार तंग करेगी, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से क्या है ट्रॉफिक लेवल? तुम बचपन से सुन रहे हो, होता क्या है? अपनी भाषा में समझाओ, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब चलेगा, पहाड़ी बोलोगे तो ट्रांसलेट कर देना, बस मेरे को ज्यादा समझ नहीं आती। जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ट्रॉफिक लेवल जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक्स नहीं है। ये तो ये बोल रही है बेटा तुम। जैसे हमें इसमें समस्या नहीं होती। क्या है बेटा? अच्छा एक काम करो, सारे चैट बॉक्स में लिखो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक लेवल। चलो, यू हैव 1 मिनट, फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिखो। सी, इफ यू पार्टिसिपेट ओनली यू लर्न, यू डोंट पार्टिसिपेट यू डोंट लर्न। अपनी लैंग्वेज में लिखो जो तुमको समझ में आता है। क्या है ट्रॉफिक लेवल? सोचा होगा, नहीं सोचा तो आप सोच लो। चलो फटाफट चैट बॉक्स में, हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो 30 सेकेंड्स लेफ्ट। शाबाश। आंसर नहीं दिख रहा मुझे। नीता के अकॉर्डिंग फूड चेन इज अ ट्रॉफिक लेवल। ओके बेटा, ठीक है, उसके हिसाब से फूड चेन होती है। ठीक है, और कोई? ओके स्टॉप। ठीक है, सबसे बड़ा लेवल जहां पर सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक साथ, सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, काफी हद तक सही है। अपर मोस्ट पार्टी, अपर मोस्ट पार्टी, ओके। द स्टेप्स इन फूड चेन के स्टेप्स को कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल मींस ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी, ओके, थोड़ा सही। ट्रांसफर स्टेप्स टू मेक अ गुड चेन एंड ट्रांसफर वन ऑर्गेनाइजेशन, ओके।
ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फूड चेन में होती है और ट्रॉफिक लेवल बोल देते हैं। ठीक है, प्रीति काफी क्लोज है आंसर, सेम टाइप फूड। नेहा कुमारी भी काफी क्लोज है आंसर। ओके रिया, ओके भूमि। ट्रॉफिक लेवल अगर मैं बिल्कुल सिंपल में डालूं ना तो इट इज एन इमेजिनरी ग्रुपिंग ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में हम सब यूज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम जनरली माइक्रोब्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इमेजिनरी ग्रुपिंग ऑफ लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई, पंजाबी डाल लो भाई, एंड प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन कैरेक्टर, ये होती है। देखो इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा। जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बुलाएंगे हम? तो सिर्फ प्लांट, herbivores. राइट। Herbivores. तो हम क्या करेंगे, वी पुट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स इन वन ग्रुप एंड कॉल दैट ग्रुप वन ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी मैंने बॉक्स बना दिया है। ठीक है, एक इमेजिनरी ग्रुपिंग कर दिया ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ कोई कॉमन कैरेक्टर। जैसे सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मीट खा सकते हैं, है ना, तो उन सारे मीट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को मैं एक ग्रुप में रख दूंगी और उसको मैं बोल दूंगी ये एक ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2 है। या सारे प्लांट्स खाना बना सकते हैं, तो दुनिया के सारे प्लांट, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, मैं एक ग्रुप में रख दूंगी। उस इमेजिनरी ग्रुप को मैं बोलूंगी ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं होता है, एक इमेजिनरी ग्रुपिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे। क्लियर है? Yo-yo मैम। चलो, इस तरीके से कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता तो। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें, देखो सिंपल में बोलो, एक प्रोड्यूसर ने कितना खाना बनाया उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर खाना किसके बेसिस पे बनाते हैं? अगर हम प्लांट्स की बात करें, सनलाइट। लाइट के बेसिस पे। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। है ना। और आप लोगों ने तो पढ़ा भी बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, है ना, यहाँ पे आपको मदद करेगा, इसमें आपको मदद भी करेगा। तो देखो प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं प्रोडक्टिविटी के अलग अलग टाइप होते हैं, यहाँ मिलाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक होती है, ये ना यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैं वही क्यों कि चक्कर क्या है, दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? यो मैम। ठीक है, अच्छा अब प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करते हैं आगे चल के। प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कुछ भी लिख सकते हो। ओके, लिख लिया इतना? यो मैम। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी दो तरीके की डिवीजन होती है। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का हमने सिंपली मतलब ये लगाया ना कि प्लांट्स ने कितना खाना बनाया उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल दिया। अब इसमें दो टर्म आते हैं जो बहुत क्लोज है, तो जब आप एमसीक्यू लगाओगे ना, पीवाईक्यू, आपको वहां पे ध्यान रखना है इन वर्ड्स का। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्शन और एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दोनों में बहुत माइनर सा फर्क है। ठीक है, तो हम इसको एक साथ नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये वाला डेफिनेशन करते हैं। एनसीईआरटी इसको सेपरेट नहीं लिखती है, लेकिन पीवाईक्यू जब लगाओगे ना तब आप वहां पे जाके फंसोगे, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है द अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज इन ए डिफाइंड एरिया एट अ ट्रॉफिक लेवल 1। जब भी हम ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं हम उसको पिरामिड की फॉर्म में दिखाते हैं। तो सबसे बेसिक ट्रॉफिक लेवल होगा जो खाना बना रहा है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगी ट्रॉफिक लेवल 1, रिप्रेजेंट करूंगी T1 से, और यहाँ पे सारे मेरे प्रोड्यूसर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास इंक्रीज हुआ है, देखो जितने प्रोड्यूसर है वो बैठे हैं वो उनका बायोमास है। बायोमास का मतलब होता है, बायो मीन्स लिविंग, अब मास का मतलब क्या होता है? Weight. वेट पर यूनिट टाइम होता है ना, आई थिंक, यो मैम। है ना। लेकिन यहाँ पे ना ये इसको सिर्फ वेट ही लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ना बायो में ज्यादा इसकी डिटेल में जाते नहीं है वो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब मैंने सारे प्लांट्स रख दिए ट्रॉफिक लेवल 1 पे, उनका अपना वेट होगा। यो मैम। लेकिन अब जब वो खाना बनाएंगे तो उनका वेट इंक्रीज हो जाएगा ना। यो तो मैम। जितना उनका वेट था
अब उनका कितना वेट इंक्रीज हुआ है, वो जो इंक्रीज इन वेट है उसको मैं बोलूंगी प्राइमरी प्रोडक्शन। ये बात समझ आई? मैम फिर से रिपीट कर दोगे आप? कि एक ग्रुप है, तुम ऐसा बना लो, तुम बैठे हो ना जहाँ पे तुम्हारे टेबल पे प्लांट्स का पूरा ग्रुप है, ठीक है? तो उनका एक अपना बायोमास है, अपना वेट है उनका। अब आफ्टर फोटोसिंथेसिस कितना उनका बायोमास इंक्रीज हुआ है, वो होती है प्राइमरी प्रोडक्शन। मतलब जितना उनका वेट था उसको हटा दो, उसको माइनस कर दो, अब जो फाइनल वेट आया। समझ आया? यो मैम। यो मैम। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना इंक्रीज हुआ है बायोमास, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, याद कर लेना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। अब तुम टाइम का फैक्टर जब लगा देते हो ना, देन दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है? जैसे मान लो खाना कौन बनाता है घर में? मम्मी। मैम। किसी की मम्मी वर्किंग है कि सबकी मम्मा हाउसवाइफ है, वर्किंग है? यो मैम। जिनकी मम्मी वर्किंग है क्या करते हैं मम्मा? मैम वो हेल्थ डिपार्टमेंट में तो खाना कौन बनाता है घर में? मम्मा बना लेते हैं, अगर ज्यादा काम हो तो मैं बना लेती भाई बहन है कोई और? हूँ। ब्रदर है बड़ा, वो क्या करता है? वो भी बना लेता है कभी वो भी कभी। बना लेता है कभी कभी। मैं वैसे काम पूछ रही थी क्या करते हैं बेटे। मैम हेल्थ डिपार्टमेंट बताया है। नहीं भाई 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 अभी बीएससी में थे, अभी बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहा है, ओके। सो लेट्स से कि घर में जो खाना बना रहे हैं आज के दिन पापा बना रहे हैं, क्योंकि जिनकी मदर्स बाहर काम कर रही है, पापा भी बाहर काम कर रहे होंगे ना, तो कभी कभी पापा भी तो बनाते होंगे ना खाना। अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर मम्मी काम भी करेगी और घर पे खाना भी बनाएगी, ये मतलब ये तो जुल्म हो गया। सब थकते हैं, वो भी थकती होगी, तो पापा खाना बना रहे हैं। तो पापा ने जो खाना बनाया, ठीक है, अब वो रात का डिनर बना रहे हैं, तो तुमको टाइम भी पता चल गया ना। तो यो यो टोटल फूड कुक बाय डैड एट नाइट, उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी? यो मैम। यो मैम। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी आगे दो तरीके से डिवाइड होती है, ठीक है? अब इसको और ध्यान से पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा। पीछे वाला मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था, वो आपको घुमा सकते हैं। क्वेश्चन मेन यहाँ से आएगा। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बेटा अब बात बता, अगर पापा ने खाना बनाया तो जितना खाना उन्होंने बनाया, टोटल फूड मेक, एक सेकेंड, टोटल फूड, मैं सिंथेसिस लिखूंगी क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, सिंथेसिस बाय। तो जितना खाना उन्होंने टोटल बनाया है ना तुम सबके लिए, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, उसको मैं बोलूंगी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि टोटल डिनर में क्या क्या बना। क्लियर ये बात? यो मैम। अगर एक प्लांट है और उसने फोटोसिंथेसिस करी, तो फोटोसिंथेसिस के बाद जितना खाना उसकी बॉडी में बना है, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है? यो मैम। अब ऐसा तो है नहीं ना, प्लांट सारा खाना इसलिए बनाते हैं कि एक दिन तुम उसको खा लो और तुमको एनर्जी मिल जाए। प्लांट ने खाना क्यों बनाया था? मैम अपने लिए। अपने लिए बनाया था। वैसे ही पापा ने सिर्फ इसलिए थोड़ी बनाया है कि तुम सारे खा लो यार, वो भी तो खाएंगे, वो भी तो काम कर रहे हैं, राइट? यो मैम। तो what is net primary productivity? Net primary productivity is your father ate his meal and left out food is net primary productivity. तो तुम्हारे पापा ने अपना बना हुआ खाना खा लिया, उनको 2 रोटी खानी थी, उन्होंने खा ली, उसके बाद जितनी रोटी चावल सब्जी दाल बची है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो पापा ने खाना खा लिया ना, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, विच इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है? समझ आई ये बात? यो मैम। ठीक है? तो प्लांट ने जितना खाना बनाया, उसने कुछ खाना यूज किया ना अपने लीव्स को साइज में इंक्रीज करने के लिए, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ बनाने के लिए, फूल उगाने के लिए। तो जितना प्लांट ने खाना यूज कर लिया अपने प्रोसेसेस के लिए, वो होगा रेस्पिरेटरी लॉस। क्या होगा? रेस्पिरेटरी तो मैं कैसे निकालूंगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, जितना खाना था उसमें से जितना प्लांट ने यूज कर लिया उसको माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आया? यो मैम। मैम हमने रेस्पिरेशन को क्यों लिया यहाँ पे? दोबारा बोलो। मैम रेस्पिरेशन को क्यों लिया यहाँ पे?
रेस्पिरेटरी लॉस का मतलब होता है कि उसने कितना खाना यूज कर लिया अपनी बॉडी में प्रोसेसेस करने के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है खाने के ब्रेक डाउन। देखो, एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब है तूने सांस अंदर ली या छोड़ दी, वो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में सेल्स खाने को तोड़ते हैं। जैसे उन्हें ग्लूकोज खाया ना, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज हुआ होगा, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब प्लांट अपनी बॉडी में उसने बहुत सारा ग्लूकोज बनाया, अब वो ग्लूकोज उसने अपनी बॉडी के प्रोसेस के लिए यूज किया, तो जो ग्लूकोज उसने यूज कर लिया उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी लॉस। मैम जो बात जैसे आपने एग्जांपल बताया कि सभी के लिए खाना बनाया और उसके बाद अगर जो पापा ने खाया होगा वो उसको नेट एनपीपी बोलेंगे हम। जो पापा ने खाया होगा वो ये होगा, कैपिटल आर, रेस्पिरेटरी लॉस। यो मैम। ठीक है, अब ठीक है। तो एनपीपी में क्या आएगा? एनपीपी जितना खाना उन्होंने खा लिया उसको माइनस कर देंगे ना ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, तो पता चलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, कि उन्होंने खाना एग्जैक्टली बनाया कितना। यो मैम। क्लियर है? वो तो मैम जीपीपी से पता लगेगा ना? है? वो तो मैम जीपीपी से पता लगेगा ना कि कितना फूड बनाया है टोटल? नहीं, हाँ जीपीपी से पता चलेगा, तभी तो लिखा है। देख, जीपीपी मान लो उन्होंने बनाया था 10 यूनिट, 10 चपाती बनाई थी, जिसमें से उन्होंने 2 खा ली। 10 माइनस 2 इज 8। तो कितनी चपाती बची? 8। तो वो होगी तुम्हारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। खाना तो उन्होंने इतना ही बनाया ना, बाकी तो उन्होंने खा लिया। यो मैम। मैम ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन पता है क्या पूछा था नीट में? ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट रेस्पिरेटरी लॉस। इतना सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ लिया था कि माइनस किसको करोगे, तो याद रखना नेट तब आएगा जब तुम रेस्पिरेशन माइनस करोगे। ये फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कितना खाना बनाया, कितना बचा है तुम्हारे खाने के लिए, वो मैटर करता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेस्पिरेशन माइनस करना है। यो मैम। मैम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं कोई है भाई, क्यों नहीं है? मैम आपने 2 ही टाइप्स लिखे हैं सिर्फ इसमें। ये क्या है? मैम प्राइमरी प्रोडक्शन तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अरे यार, मैंने एडिट किया तो था यहाँ पे कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में कंफ्यूज हो गया, इसलिए हटा दिया था। अब देख वहां पर लिखा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लिखा तो है। जा रहे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? देखो क्या टाइम हुआ है ना, 6:35। देखो मैं इसको लिख दे, वो हो गया जीपीटी। एक फूड जो उन्होंने खाया दैट इज कैपिटल आर। फूड मेड बाय फादर एट द एंड, वो होगा जीपीटी माइनस आर। ठीक है, इतना क्लियर है? यो मैम। अब देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उसे समझेंगे। फूड ईटन बाय यू, तुमने खाना खाया, ठीक है, तुमने खाना खा लिया। अब जो तुमने खाना खाया वो खाना तुम्हारी बॉडी में क्या होएगा? ब्रेक। विल ब्रेक एंड प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देगा। यो मैम। अब ये एनर्जी तुम कहाँ यूज करोगे? हम काम करने में। दिस यूज दिस एनर्जी। तुम सेल के लेवल पे बात करो, सेल क्या करेगा? यूज दिस एनर्जी एट सेलुलर लेवल। मैं सेलुलर लेवल बात करूँ, ठीक है, सेलुलर लेवल टू फॉर्म अदर थिंग्स। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है उसके लिए क्या चीज बनती है? लाइक यू विल यूज एनर्जी टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन नहीं बनाओगे? यो मैम। प्रोटीन विल सिंथेसाइज, है ना, फैट विल सिंथेसाइज, है ना। तो तुमने नई चीज बनाई ना, खाने से जो एनर्जी मिली उसकी वजह से नई चीज बनाई। तो ये जो तुमने नई चीज बनाई ना, दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मैम आपने ब्रेक को ब्रेड लिखा है। फूड बिल ब्रेक होगा। सॉरी,
समझ आया? जो ऊपर यो मैम। एक सेकंड रुक जाओ। दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो मेरी बॉडी में नया प्रोटीन बना, नया न्यूक्लियोटाइड्स बने, ये जितनी भी चीजें नई मेरी बॉडी के अंदर बनती है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि मैं फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकती ना, मेरे पास पिगमेंट्स तो है ही नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो मैं प्रोड्यूसर कैसे हो सकती हूँ? मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कर सकती हूँ अपनी बॉडी में, अपने मतलब के लिए जो भी चीजें मैं बना रही हूँ, दैट इज माई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मैं हॉर्मोन्स बना रही हूँ ना, तो वो उस एनर्जी की मदद से बन रहा है ना, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। समझ आया? मैम ऊपर वाला फॉर्मूला जो जीपीपी माइनस आर होगा उसमें एनपीपी नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं ना बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, ये कह रही है ना? क्या मैम बोल रहे हो? मैम मतलब हमने किसी और से खाना लिया तो मतलब हम हेटरोट्रॉप्स हुए ना, ऑटोट्रॉप्स नहीं हुए ना। हाँ हाँ, हेटरोट्रॉप्स ही है। पहले ये Yes. बताओ, ये क्लियर है ना? एनपीपी जीपी माइनस आर। यो मैम। मैंने बस यहाँ एनपीपी लिखा नहीं था। तो हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी की मदद से जितनी भी चीजें बन रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं, ब्लड के सेल्स बन रहे हैं, ये सब कुछ हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। यो मैम। So secondary productivity is the formation of biomass by second trophic level. तो जिसने खाना खाया है उसकी बॉडी में जो बना है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ना? यो मैम। डन है कि नहीं? अच्छा, मैं सब कलर चेंज कर देती हूँ। मैंने देखा है कभी कभार व्हाइट ना दिखता नहीं है। रेड कर दे। मैम पर्पल करो। ओहो, तो कर दिया मैंने। यहाँ भी लिखा था ना मैंने, इसको पर्पल कर देती हूँ, ठीक है? यो मैम। पर्पल कहाँ है? खुश? यो चलो, अजीब सा हो गया तो। ओके, डन। यो मैम। तो कंक्लूजन क्या निकला? दैट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होगी, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे रेस्पिरेटरी लॉस होगा। तो जैसे तुम ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर से, ट्रॉफिक लेवल 1 पे प्रोड्यूसर होते हैं ना, जब तुम प्रोड्यूसर से जाओगे किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। प्राइमरी कंज्यूमर मोस्टली होंगे हर्बीवोर्स, है ना? यो मैम। बेटा ओमनिवोर भी तो हो सकते हैं ना? ह्यूमन क्या होते हैं? हाँ, तो हम भी तो प्लांट खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप पे रेस्पिरेटरी लॉस होगा ना। एक आर यहाँ माइनस कर, एक आर यहाँ माइनस कर, तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्लियर है? यो मैम। तो ये नीट का क्वेश्चन है, ये लाइन सीधी एनसीईआरटी की लाइन है ये। डन। यो मैम। अब प्रोडक्टिविटी में एक बार ओशियंस की बात कर लेते हैं, कि ये केस तो मैंने जो तुम्हें बताया ये तो टेरेस्ट्रियल था, घर पे पावा खाना बना रहे थे। अब ओशियन की बात करते हैं। ओशियन में प्रोडक्टिविटी कैसे होती है? ओशियन की प्रोडक्टिविटी लो है। क्यों है? अब इस पे डेटा है जो याद करना है, ये लर्न करने हैं। इनसे क्वेश्चन आता है डेटाबेस्ड। डेटाबेस क्वेश्चन इकोलॉजी से बहुत आते हैं, खराब नहीं करना इसे, ठीक है? तो देखो, कवर अराउंड 70% ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ है ये पूरा का पूरा, ठीक है? अर्थ के सरफेस पे अगर मैं बोलूं कितने हिस्से में पानी है, तो लगभग, अराउंड बोला है ना, टोटल नहीं बोला, तो लगभग 70% हिस्से में सिर्फ पानी है, ठीक है? तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा होनी चाहिए ना, यही होगा ना मतलब। तो इसका कि यहाँ ज्यादा खाना बनना चाहिए जब सारा जगह इन्होंने घेर रखी है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ कितनी है? 170 बिलियन टन पर ईयर। पूरे अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी है। मैं पूरे अर्थ की बात कर रही हूँ, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि लैंड में कितनी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। और एक्वेटिक में कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो उसका सम है 170 बिलियन। तो अब क्या लगता है, ओशन ज्यादा खाना बनाता होगा या लैंड? ओशियन। है ना? लेकिन ऐसा है, ओशन की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन है और टेरेस्ट्रियल की 115 है। देखो टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, अगर हम बोले धरती में एक साल में कितना खाना बनता है, टोटल अर्थ पे कितना खाना बनता है हमारा? 170 बिलियन टन पर ईयर। याद रखना, बिलियन में लिखा है, टन्स में लिखा है, पर ईयर में लिखा है, यूनिट अलग कर देते हैं वो लोग, ठीक है? अब इसमें से 170 में से 115 तो सिर्फ लैंड बना रहा है, टेरेस्ट्रियल, और 55 कौन बना रहा है? ओशियन। तो कैलकुलेट कर लेते, 5 6 7, तो 170 टन आ गया ना।
यो मैम। लेकिन ओशन सिर्फ 55 बिलियन बना रहा है, लेकिन जगह वो ज्यादा इकट्ठी कर रहा है ना, यो ज्यादा मैम। जगह पे ये है पर इसकी प्रोडक्शन कम है, ऐसा क्यों? ओशन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? माय क्वेश्चन इज व्हाई? मैम उसमें जैसे कि अगर उसमें प्लांट्स होंगे तो अगर वो डीप होंगे तो वहां तक उस सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वो खाना नहीं बना पाएंगे। यस, जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस होते हैं वो कौन होते हैं? ये मैम वेरी गुड, किसने आंसर दिया ये? मैम तमन्ना। शाबाश। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ये 11 का है ना? यस मैम। ओशंस आर डायटम्स। और बेटा डायटम्स क्या है? बेसिकली दे आर नथिंग बट फ्री फ्लोटिंग, आल्सो नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स। हाँ, तो लगता नहीं है ना वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ कर सकते हैं भाई, 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। तो डीप इनसाइड द ओशन सनलाइट जाती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। तो डीप इनसाइड ओशन कैसी सिंथेसिस होती है? कीमो ऑटोट्रॉफ, और वो कौन करते हैं? आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, देखो 500 मीटर तक तो तुमको रेड एल्गी मिल जाएगी, लेकिन उससे नीचे वो भी नहीं सर्वाइव कर पाती, वहां पे सिर्फ आर्के बैक्टीरिया मिलते हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मिलते हैं, राइट? तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स है। अगर मैं बोल दूं डीप इन ओशन कौन काम कर रहा है? ओनली आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, और ये तो केमियोटोट्रॉफ्स होते हैं, तो इनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होती नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती नहीं। ठीक है जी, क्लियर है? इसलिए प्रोडक्शन कम है ओशन की। ये क्वेश्चन है नीट का, हल्के में नहीं लेना है इसको। ये और ये डेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर नीचे कर देंगे वो टर्म्स, याद होना चाहिए टिप्स पे। ओके, अब दो मेन रीजन क्या है? पहला जो तुमने बोला कि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती अंदर तक, इस वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती। और दूसरा एक और रीजन भी है कि इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, अगर प्रोडक्टिविटी है, जैसे हम प्लांट सॉइल में लगाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सनलाइट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, पानी ले लिया, खाना बन गया। मिनरल पे भी तो डिपेंड करता है ना। देखो किसी के सेब इतने मीठे होते हैं, दूसरी जगह पे अच्छा फ्रूट नहीं लगता, क्यों? सॉइल में मिनरल्स किसने, उस पर डिपेंड करता है। तो इन ओशियन आर डेफिशिएंट एज कम्पेयर टू लैंड। ओशियन में ज्यादा सॉइल नहीं होते, जैसे फॉस्फोरस बहुत कम है ओशियन के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इसलिए भी अच्छी नहीं होती है कि प्लांट्स के बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा चीजें है नहीं, मिनरल डेफिशिएंट सरफेस है। ठीक है, यो मैम। तो ज्यादा टू मेजर रीजन। मिनरल वाला आपने सोचा नहीं था, ऊपर वाला सोचा था, आप दोनों याद रखना। ओके, यो चलो विद दिस प्रोडक्टिविटी एंड्स। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। नो मैम। क्या था? हम्म, सेकंड पॉइंट क्या था मैम? कि जो ओशन का सरफेस है उसमें बहुत सारे मिनरल्स नहीं होते। देखो जो मिनरल्स होते हैं ना मिट्टी में, वो पत्थरों के टूटने से आते हैं। ओशन के सरफेस पे इतने रॉक्स नहीं होते, इसलिए वहां पे ज्यादा मिनरल्स नहीं होते। तो जब मिनरल्स कम है तो अच्छा खाना भी नहीं बन पाएगा ना। यो मैम। अब मैं तुम्हें डिकम्पोजिशन नहीं करा रही, हम टेकिंग यू बैक। मैं तुमको वैक्सीन वाला पार्ट करा रही हूँ, कल तुम्हारे रह गया था ना। यो मैम। उनका हो गया, तुम्हारा रह गया, तो पहले मैं तुमको ये करा दूं। ओके, अरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कहाँ है? कौन सा चैप्टर था? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलो अब देखो, तुमको याद, स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। तुमको ये याद है इम्यूनिटी जो थी वो दो टाइप की थी, बहुत तरीके की डिवीजन थी। एक इम्यूनिटी की डिवीजन थी कि एक इम्यूनिटी एक्टिव होती है और एक होती है पैसिव। क्या फर्क है इसका? एक्टिव के मैम लिए एक्टिव वो होती है बेटे हाथ खड़े चलिए, नहीं डालना। रुक जाओ, मेरे को हाथ दिखे तो सही है। ओके श्रुति, बाद में रुक जाना, मैं कर दूंगी। हाँ, कौन है ये? मोहित, बता बेटा। मैम एक्टिव इम्यूनिटी होती है जिसमें कि पहले एंटीजन अटैक करते हैं, फिर बाद में बॉडी में नेचुरली तरीके से एंटीबॉडीज बनती है। और पैसिव में होता है जो एंटीबॉडीज होती है वो आर्टिफिशियली देते हैं। एंटीबॉडी गिवन टू बॉडी। हाँ, तो पैसिव इम्यूनिटी जब तुमने एंटीबॉडी दे दी बॉडी को, और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है। क्लियर है ये तो? है? यो मैम। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है सुई लगाना। लगी है बचपन में? यो मैम। लग जाती होगी कभी कभार।
मैम आज ही लगी। यो मैम। किस चीज की लगी है तुझे? मैम बीमार हूँ। कोरोना। अरे क्या हो गया तुझे? मैम सिर में दर्द और फीवर है। अरे फिर भी क्लास आई है बेटा, रेस्ट कर लेती। इतना परेशान हो तो रेस्ट कर लिया करो, रिकॉर्डिंग ले लिया करो भाई, ज्यादा बीमार नहीं होना है। तो बहुत ही बीमार होगी बता। चलो आज तेरे को वैक्सीन पढ़ाते हैं, तेरे साथ क्या हुआ है देखो, आज देखते हैं इसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ है। तो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप इंजेक्शन लगाते हो। अब इंजेक्शन लगाने से गारंटी थोड़ी है कि आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा या नहीं। हो सकता है आपकी इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, हो सकता है वो इग्नोर कर दे, पॉसिबल है ना। यो मैम। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी मैम स्टार्ट्स टू फाइट। जब बॉडी स्टार्ट हो जाए किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? यो मैम। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन अपने आप में रिजल्ट है ना वैक्सीनेशन का या मेडिकेशन का। जैसे तुम दवाई खाओ, हो सकता है असर करे, हो सकता है नहीं करे। जैसे तुम वैक्सीन ले लो, हो सकता है असर करे, हो सकता है नहीं करे। तो इम्यूनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि इम्यूनाइजेशन का मतलब है आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाए पैथोजन से लड़ने के लिए। तो वो रिजल्ट हो सकता है वैक्सीनेशन का, वो रिजल्ट होता है मेडिकेशन का, किसी का भी रिजल्ट हो सकता है, पर वैक्सीनेशन अपने आप में एक प्रोसेस होता है। ये बात क्लियर? यो मैम। अब वैक्सीनेशन की वजह से होगा क्या? एक्टिव इम्यूनिटी होती है या पैसिव? तो वैक्सीनेशन आपको हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये गांठ मार के लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आप इंजेक्शन में भर के क्या देते हो? आप इंजेक्शन में भर के एंटीबॉडीज नहीं दे रहे हो, आप इंजेक्शन में भर के पैथोजन को कोई पार्ट दे रहे हो। एंटीबॉडी आपकी खुद की बॉडी में जनरेट होती है। ठीक है, यो मैम। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है और इसी एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। अब कर लेते हैं एक बार, देखो थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या थी कि इसको डिस्कवर किसने किया था? इन्हें किया था डिस्कवर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अब ये बात है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में क्या था, बहुत ज्यादा फैल गया था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आपने चिकन पॉक्स जैसा होता है लेकिन इसके धब्बे रह जाते हैं। ठीक है, सो जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं, है ना। तो स्मॉल पॉक्स बहुत फैला हुआ था इंग्लैंड में। अब उन्होंने देखा एडवर्ड जेनर ने कि जो लोग रहते थे गांव वाले एरिया में उनको स्मॉल पॉक्स कम था, कम लोगों को हुआ था, लेकिन जो शहरों में रहते थे उनको ज्यादा हुआ। तो उन्होंने वहां जाकर ऑब्जर्व किया, भैया ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों। जब उन्होंने वहां जाके देखा तो दे रियलाइज कि गांव में ऑलरेडी काउ पॉक्स था, काउ पॉक्स फैला हुआ था पहले। काउ पॉक्स किसको होता था? गाय को। गाय को। तो काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जो वायरस है, इट्स अ वायरल डिजीज, काफी हद तक सेम होते हैं। तो अब ये देखो कि हम लोग गए हैं, अब कोई है जिसके घर में गाय वैसे पाली पाली हुई है? मैम अर्चना। ठीक है, तेरी हमारी अर्चना। अब गाय मैं बना नहीं सकती, मैंने गाय बनाई तो भैया कुत्ता बन जाएगा। अर्चना बना देते हैं हम। अर्चना का क्या है, गुलू 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 गुलू, बावली से बना दी हमने अर्चना। पतली से बनाएंगे, माल न्यूट्रिशन कोई सपोर्ट है। तो अर्चना रहती है गांव में। अभी काऊ काऊ का बम है ये, ठीक है, क्योंकि मेरे से इतना ही बनेगा। तो काऊ, इसकी काऊ को हो रखा था काऊ पॉक्स। अब काऊ पॉक्स का वायरस अर्चना के कांटेक्ट में भी तो आया होगा ना, यो मैम। है ना। यो मैम। लेकिन अर्चना को होगा नहीं क्योंकि अर्चना गाय नहीं है ना, है ना। अब अगर पागल लिखा होता तो बात अलग थी, लेकिन हमारी अर्चना गाय तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर पंगे लोगो तो लात मार सकती है, बी केयरफुल। तो काउ पॉक्स का वायरस से ये, अगर इसकी बॉडी में वायरस आया होगा तो बॉडी ने तो पैथोजन पहचाना होगा ना। बॉडी पहचानी के खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। हाँ, इम्यूनिटी इग्नाइट हुई, स्टार्ट हो गई। अगर स्टार्ट हुई तो एंटीबॉडीज बनी, इसी के साथ मेमोरी सेल बने होंगे। यो मैम। यो मैम। मेमोरी सेल ने फोटो रखी होगी कि ये कम्बका दोबारा आया, इसको कूट दूंगा मैं, ऐसी हुआ होगा। अब चूंकि हमारे गांव में फैल गया क्या, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जब स्मॉल पॉक्स फैला तब हम इसके बाल थोड़े लंबे बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गब्बू भी बना देते हैं, खा पी के मोटू होगी ये, मोमोज खा खा के, है? अब अर्जू के गांव में जब पहला क्या फैला, स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स जिसके पास आया होगा इसको बीमार करेंगे। लेकिन अर्चना की बॉडी में मेमोरी सेल थे काउ पॉक्स के, जो स्मॉल पॉक्स के वायरस से काफी मिलता है। तो जैसे उन्होंने स्मॉल पॉक्स देखा होगा, इम्यूनिटी इग्नाइट होगी ना, यो मैम। रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होगा स्ट्रॉन्ग वाला।
तो इस वजह से इसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पकड़ के शीतल को या स्वाति को या श्वेता को आप जाके पहले ही पैथोजन दे दोगे ना थोड़े से अमाउंट में, उसकी बॉडी उसकी मेमोरी रख लेगी, जब एक्चुअल में उसको इन्फेक्शन होगा ना तो बॉडी पहले ही लड़ लेगी। इसी कॉन्सेप्ट पे एडवर्ड जेनर ने जनरेट की थी सबसे पहली वैक्सीन। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहली वैक्सीन किसने बनाई? एडवर्ड जेनर। किसकी वैक्सीन बनाई थी? किसके खिलाफ? अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। किसकी स्टडी करी थी उन्होंने? काउपॉक्स। पॉक्स क्या होगा तुम्हें? अब वो कहते हैं कि अगर मैंने इंजेक्शन में भर के स्मॉल पॉक्स का वायरस अर्चना जी की बॉडी में डाल दिया तो ये तो अर्चना जी के उड़ने के चांसेस भी तो हो सकते हैं ना। तो कहते हैं ऐसे नहीं करना, आप जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजन है ना उसको वीक करके डालो। जो इंजेक्शन आपको एडवांस में देते हैं ना किसी बीमारी के खिलाफ, उसमें वीक वाला वायरस है, बैक्टीरिया होता है। तो जो वीक पैथोजन है, पैथोजन मतलब जो बीमारी कर रहा है, वो वीक पैथोजन को हम बुलाते हैं एटेन्युएटेड। उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम वीकन पैथोजन। उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेलिब्रेटेड फॉर्म। तो इसमें से कोई भी फॉर्म आ सकती है आपको, क्लियर है? यो मैम। राइट। अब ये सारा इम्यून सिस्टम जो है हमारा, वैक्सीन किस पे डिपेंडेंट है? एक्टिव इम्यूनिटी पे, पैसिव पे? मैम एक्टिव। और एक्टिव में भी किस पे डिपेंडेंट है? मेमोरी सेल्स पे या एंटीबॉडीज पे? मेमोरी सेल्स पे। हाँ, अब आगे आते हैं। हाँ बोलो। जो मेमोरी सेल होती है इनमें कौन से प्रोटीन वर्क करता है? मतलब हम जैसे हमने IgD और IgE ऐसे वर्ड थे, उसमें जो मेमोरी सेल के लिए वो कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं नहीं, जो बी सेल होता है ना, बी सेल याद है? बी सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं, एक होता है प्लाज्मा सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल्स है ना, दे चेंजेस इनटू एंटीबॉडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, जो तुम बोल रही हो अभी। जो मेमोरी सेल है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेल है, ये कुछ नहीं करते शरीर के अंदर, ये एंटीबॉडीज नहीं होते, ये कुछ करते भी नहीं है। ये सिर्फ जो पैथोजन होता है ना उसका फिजिकली कोई पार्ट अपने अंदर रख के घूमते हैं तुम्हारी बॉडी में। तो जब तुम पैदा हुई थी, पैदा होने से मरने तक तुम्हारी बॉडी जितने भी पैथोजन से कांटेक्ट में आई थी ना, सबके मेमोरी सेल्स है तुम्हारी बॉडी में, हमेशा रहते हैं। मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल IgD पर नहीं कुछ ऐसे कोई सेल थे। नहीं नहीं नहीं, कुछ और पढ़ा होगा, अगर टेक्स्ट है तो मुझे भेज दियो। नहीं, एंटीबॉडी का कोई लेना देना नहीं है उससे, अलग सेल्स है वो। ओके, ठीक है। यो अब देखो, ये तो तुम समझ चुके हो। चलो, अब आती है 3 जनरेशन ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन का मतलब होता है वो वैक्सीन जो आपको सबसे ज्यादा दी जाती है। इस वैक्सीन में लाइव एटेन्युएटेड वायरस होते हैं, पैथोजन होते हैं जो वीक पैथोजन होते हैं, ठीक है। मोस्टली वैक्सीन हम यही यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन सी यूज करते हो? अब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए। अब कुछ वैक्सीन है जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है, मतलब आप एक वैक्सीन दो 3-4 बीमारियों से बच जाओ, उसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे डीपीटी, डीपीटी इज ए वैक्सीन जो डिप्थेरिया बीमारी के लिए, पर्टूसिस और टेटनस, तीनों के लिए एक ही इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डीपीटी की फुल फॉर्म आएगी, तुमसे पूछ लेंगे टी स्टैंड फॉर व्हाट, टी स्टैंड फॉर व्हाट। वैसे बीसीजी होती है, बीसीजी होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बैसिलस इसमें बैक्टीरिया होता है। कैलमेटी और गुरेन इसके साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिस्कवर किया। तो ये एक ही डिजीज के लिए है, ठीक है, नाम अजीब है इसका। इसी के साथ एक और होती है MMR, मम्स के लिए, मीजल्स और रुबेला के लिए एक ही इंजेक्शन होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs मिलेंगे आपको इस पे 100%। ओके, यो मैम। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या है? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब है कि आपको पता चल गया कि बॉडी में जाके एक्स पैथोजन है, एक्स पैथोजन ने बॉडी में जाके प्रोटीन बनाना है और बीमारी कॉज करनी है। तो आपने क्या किया, वो जो प्रोटीन का सेगमेंट है ना, जीन का सेगमेंट है, वो निकाल के आप अपने प्लाज्मिड में लगाओ और इसको वीक कर दो, ठीक है। तो मतलब ये सेगमेंट प्रोटीन तो बनाएगा लेकिन बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट निकालो और इसको इंजेक्शन में भर के डाल दो। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से जो वैक्सीन बनती है उसे सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन कहते हैं। ये बनती है हेपेटाइटिस बी के लिए। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। यो मैम। थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन अभी बन रही है, अभी इस पे काम चल रहा है, अभी तक इतना बना नहीं है। स्पेशली ये ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के लिए बनाई जा रही है।
तो ये होती है डीएनए वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं, जो पैथोजन है ना, पैथोजन का डीएनए कंटेंट है ना, उसको हम रिकॉम्बिनेट ऐसे लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के प्लाज्मिड में, और इस प्लाज्मिड को इंजेक्शन में भर के सीधा बॉडी में डाल देते हैं। तो जो सेल है स्पेसिफिकली, जैसे कैंसर करने वाले सेल्स है, उनमें स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये अभी इस पे चल रहा है काम, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। ऊपर वाले प्रोसेस में तो बहुत कुछ है, नीचे वाला प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो इसे अभी और डेवलप कर रहे हैं। तो इसे हम थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन कहते हैं, जिसे डीएनए वैक्सीन कहेंगे। ठीक है, यो यो मैम इसकी फुल फॉर्म कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ पूछो। अब देखो, वैक्सीन तो होती है ना एक्टिव इम्यूनिटी वाली, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है इसकी, जिस पे क्वेश्चन आता है? एक्सेप्शन इज कि देयर आर सम वैक्सीन, हम देते तो इंजेक्शन के थ्रू है, लेकिन उसमें पैथोजन नहीं होता, उसमें एंटीबॉडी होती है। तो कायदे से वो वैक्सीन तो नहीं होती, लेकिन हम उसको वैक्सीन नाम ही देते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली वैक्सीनेशन को हम कहते हैं पैसिव वैक्सीनेशन। तो याद रखना, पैसिव वैक्सीनेशन सिर्फ कुछ है जिसमें बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जनरेट हो रही है वो पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब आप रेडीमेड एंटीबॉडी सीधा शरीर के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, ये पैसिव वाला है। पैसिव वैक्सीनेशन कब दोगे? जैसे मान लो किसी को सांप ने काटा है, अब तुम उसको यार उसकी बॉडी का वेट थोड़ी करोगे एंटीबॉडी बनाने के लिए, तुम उनको बनी बनाई एंटीबॉडी दोगे। जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज होने के चांसेस है, तो एंटी रेबीज उसको दोगे। और एक होती है एटीएस, एटीएस की फुल फॉर्म आती है, दिस इज एंटी टेटनस सीरम। तुम किसी को चोट लग गई है, गिर गया मिट्टी में, वूंड में मिट्टी चली गई है, तो उसको हम एटीएस दे देंगे, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, तो ये है क्या, इन सब में एंटीबॉडीज होती है खिलाफ पर्टिकुलर पैथोजन। तो अगर वैक्सीन में एंटीबॉडी भर के दे दी है तो दोज आर पैसिव वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन होती कौन सी है मेनली? प्राइमरी एक्टिव एक्टिव। एक्टिव। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म और इनकी फुल फॉर्म कर लेना, इससे आता है बहुत क्वेश्चन। ओके यो यो मैम। राइट। यो यो मैम। अब ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा था, वैसे तो आप लोगों ने इसे करा हुआ है, तो मैंने फिर भी लिख दिया था कि पोलियो की जो वैक्सीन है, एक तो आप 2 बूंद जिंदगी की पीते हो, ये हो गया आप लोगों ने, बच्चे से कितना भेजते हैं, वो सेबिन वैक्सीन है कि आप मुंह के रास्ते ले सकते हो। जो इंजेक्शन से लेते हैं वो सॉल्क है, इंडिया में हमने ज्यादा सेबिन खाई है। ये एल्बर्ट सेबिन ने डिस्कवर की थी, ये जॉनस सॉल्क ने की थी, इसलिए नाम पे पड़ा। इसमें एटेन्यूएटेड वायरस होता है। तो बेटा वो जो तुम 2 बूंद जिंदगी पी रहे थे ना, उसमें पोलियो का वायरस था, छोटू सा वायरस का पास था। सॉल्क वाले में काफी हद तक वो किल होता है वैक्सीन में भरा हुआ। ये चीप है, इसलिए आप देख रहे हो मास इम्यूनाइजेशन होती है, सब जगह फ्री अवेलेबल है। सॉल्क वाली एक्सपेंसिव है। ये आपकी बॉडी का हर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है। ह्यूमरल मतलब बी सेल वाला, सेल मेडिएटेड मतलब टी सेल वाला। सॉल्क वाला सिर्फ ह्यूमरल करती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑरल वैक्सीन। सेबिन को हम ओरल पोलियो वैक्सीन भी बुलाते हैं, ओपीवी। और आईपीवीबी इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। ओके, क्या है मैम? ये हमने पहले भी होमवर्क में किया था, पर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब बताओ किसी को डाउट? मैम इनएक्टिवेटेड मतलब बॉडी में जाके एक्टिवेट होगी? नहीं, एक्टिवेट होएगी नहीं कभी। इनएक्टिव जो उसके, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है ना, जब वो कोड करता है तभी प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से तुम्हें बीमारी होती है। तुमने इसी को इनएक्टिवेट कर दिया, इस जीन को हटा दिया, या इस जीन को इस तरीके से म्यूटेट कर दिया कि ये अब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो बेशक प्रोटीन बन रहा है, पर बीच में से एक अमीनो एसिड मिसिंग है। तो बेसिकली बीमारी करने वाला जीन नहीं काम करेगा, बाकी सारे काम करेंगे, उसे कहते हैं एक्टिवेट। ओके, यो यो मैम। अगर बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाएगा पागल, तो निकल नहीं जाएंगे सारे। नहीं बेटा नहीं। मैम मेरे को लगा हाँ, मेरे को लगा पोलियो का वायरस खिला दिया मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलो यो। ओके जी, कल